फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 और इस चैप्टर का नाम है दोस्तों हमारी पृथ्वी के अंदर। दोस्तों, इस चैप्टर में हम 2-3 ऐसे टॉपिक हैं जिसको पढ़ने वाले हैं। इसमें पहला टॉपिक है पृथ्वी का आंतरिक भाग। दोस्तों, इसमें हम पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको चित्र भी दिया गया है। उसके बाद इसका सेकंड टॉपिक है दोस्तों शैल एवं खनिज। दोस्तों, इस टॉपिक में हम चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर दिया गया है। दोस्तों, इन चैप्टर्स को पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सारे इमेजेस भी हैं, तो पढ़ने के दौरान जब भी ज़रूरत होगा तो हम इन इमेजेस के पास आएंगे और हम चैप्टर को इनके सहारे समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम पढ़ते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। दोस्तों, यहाँ लिखा है हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है और इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? तो अभी हम चैप्टर को पढ़े नहीं हैं, इसलिए हमें ये नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक जिज्ञासा जगाने का कोशिश किया जा रहा है 2 लाइनों से कि क्या आप जानते हैं कि हमारे पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है और हमारी पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है, किस चीज़ से बनी है। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हमें इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं ताकि हम इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ पाएँ। तो हम सबसे पहले तो कलर चेंज कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ लिखा है एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग प्याज देखते हैं, हम लोग सबने प्याज देखा होगा, प्याज जो है लेयर बाय लेयर रहता है। तो हमारी पृथ्वी जो है ना, वो भी उसी प्रकार से लेयर बाय लेयर है। ठीक है, आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पे एक लेयर जो है यहाँ रेड कलर का दिया गया है। ठीक, उसके बाद येलो कलर से आपको दूसरा लेयर दिया गया है, फिर ये तीसरा लेयर है। ठीक है, इसी तरह से हमारी पृथ्वी भी एक प्याज की तरह लेयर बाय लेयर है। ठीक, ये पहली चीज़ आपको पता चली। उसके बाद दोस्तों, यहाँ बोला जा रहा है कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। मतलब हम जिस जगह पे खड़े हैं, हम पृथ्वी पे ही रहते हैं और जहाँ पे हम खड़े हैं वो हमारे पैरों से जो कांटेक्ट हो रहा है ज़मीन का, वो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है। और ये ऊपरी सतह जो है ना पृथ्वी की, इसको हम बोलते हैं परपटी। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया भी गया है, यहाँ पे ये देखिए परपटी दिया गया है। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है इस परपटी के बारे में कि यह सबसे पतली परत होती है और यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। अब ये क्या होता है? तो दोस्तों, महाद्वीप और महासागर हमने कई बार पढ़ा है। हमारे पृथ्वी में महाद्वीप जमीन वाला इलाका को बोलते हैं महाद्वीपीय भाग, और जो पानी वाला इलाका है उसको हम महासागरीय भाग बोलते हैं। तो जमीन वाला इलाका जो है ना हमारे पृथ्वी में, वहाँ पे ये परपटी 35 किलोमीटर गहरा है। मतलब अगर हम ज़मीन के नीचे जाएं तो लगभग 35 किलोमीटर तक हमें ये परपटी ही मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर हम महासागर के अंदर चल जाए, पानी के अंदर, अब पानी के अंदर भी कहीं ना कहीं तो हमें ज़मीन मिलेगा। तो उस ज़मीन के नीचे अगर हम जाए तो 5 किलोमीटर तक हमें परपटी वहाँ भी मिलेगी। ठीक है, तो यही बात लिखी गई है। दोस्तों, उसके बाद बोला जा रहा है कि महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। तो जो जमीनी वाला इलाका है वो किस चीज़ से बना है? सिलिका और एल्यूमिना से। ठीक है, इसलिए इस परपटी को, जो महाद्वीपीय वाला परपटी है, उसको हम लोग बोलते हैं Cl। C से सिलिका होता है और L से एल्यूमिना होता है। ठीक है, तो जो महाद्वीपीय भाग है भूपरपटी का, मतलब जो भूपरपटी में महाद्वीपीय भाग है वो सिलिका और एल्यूमिना से बना है और इस भाग को हम लोग Cl बोलते हैं। ठीक है, और महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी है। देखिए, जो महासागर में अगर हम नीचे जाएंगे वहाँ पे जो ज़मीन मिलेगी और उस ज़मीन में हम और अंदर जाएंगे तो हमें 5 किलोमीटर तक लगभग परपटी मिलेगी वहाँ भी। और उस परपटी को अगर हम देखें ना तो वो बनती है सिलिका और मैग्नीशियम से। तो इसीलिए उस परपटी को हम लोग सीमय बोलते हैं। ठीक है, तो Cl और सीमय क्या होता है आप समझ गए। सिंपल से याद रखिएगा, म जिसमें है वो महासागर। ठीक है,
यहाँ पे आपको फोटो में दिया गया है, आपको मैं ये चित्र भी समझा देता हूँ। देखिए ये ज़मीन वाला इलाका हो गया और यहाँ से इधर महासागर हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए ये आपका भूपर्पटी हो गया ज़मीन वाला, ठीक है। और यहाँ तो यहाँ तक तो केवल महासागर है। अब ब्लैक पेन ले लेता हूँ ताकि आपको ठीक से समझ आ पाऊँ। यहाँ तक आपका हो गया महासागर, ठीक। इससे नीचे आप जाइएगा तो यहाँ तक आपको पर्पटी मिलेगा, इसको हम लोग महासागरीय पर्पटी बोलेंगे। और महाद्वीपीय पर्पटी आपको यहीं से मिलना शुरू हो गया, ठीक। ये होता है कम से कम 35 किलोमीटर तक। यहाँ लिखने के लिए ठीक से नहीं बन रहा है, इसलिए आप ऐसे ही समझ जाइएगा। ये जो महासागरीय पर्पटी होता है वो होता है 5 किलोमीटर तक, ठीक है। और ये जो महासागरीय पर्पटी है इसको हम लोग सीमय कहते हैं, और ये जो महाद्वीपीय पर्पटी है इसको हम लोग बोलते हैं सीएल, ठीक है। ये जो महाद्वीपीय पर्पटी है ये बनता है सिलिका और एल्यूमिना से। ये जो महासागरीय पर्पटी है, ठीक है, ये महाद्वीपीय है जो सिलिका और एल्यूमिना से बनता है, और ये जो महासागरीय पर्पटी है ये सिलिका और मैग्नीशियम से बनता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमको समझ में आ गया। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि क्या है। दोस्तों यहाँ लिखा है कि पर्पटी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है, और इसकी सबसे आंतरिक परत जो है वो क्रोड है। तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। यहीं पे दिया गया है तो ज़्यादा हमें फ़ोटो वगैरह खोजने का ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों हम इसमें देखे थे कि पर्पटी कौन सा है, तो सबसे ऊपरी भाग हमारा हो गया पर्पटी, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक तो हमारा पर्पटी था, ये देखिए ये हमारा पर्पटी था, ठीक है। अब इससे नीचे का जो भाग है ना ये हमारा मेंटल है। ये देखिए ये पूरा हमारा क्या है, ये पीला वाला इलाका ये पूरा मेंटल है, ठीक है। इसको हम लोग मेंटल बोलते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी का पर्पटी से नीचे वाला जो भाग है वो मेंटल कहलाता है, ठीक। और अगर हम इससे भी नीचे जाए यहाँ पे तो ये हमारा दिखाई दे रहा है आपको, ये है क्रोड, इसको हम लोग क्रोड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा ये जो मैग्मा नहीं, जो मेंटल है वो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। अगर आप यहाँ देखें तो इसकी लंबाई कितनी है, तो 2900 किलोमीटर 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है, ठीक है। अब देखिए इससे नीचे हम देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या बातें बताई गई है पृथ्वी के अंदर के बारे में, जिसकी त्रिज्या, मतलब यहाँ क्रोड की बात की जा रही है, ठीक है। क्रोड की त्रिज्या 3500 किलोमीटर है। यहाँ जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है ना ये वाला इलाका, तो ये कितना है, कम से कम 3500 किलोमीटर है। कितना है, 3500 किलोमीटर, 3500 इतना, ठीक है। अब हम फिर से यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे नीफे कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। तो दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो क्रोड है ये 3500 किलोमीटर तक गहरा है और इसको हम लोग नीफे कहते हैं। दोस्तों चलिए इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पे इसको पहले मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और हम एक इरेजर ले लेते हैं और इसको पूरी तरह से मिटा लेते हैं। हम एक बार फिर से देखते हैं कि हमने इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा पृथ्वी के आंतरिक भाग में, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे पर्पटी होती है, ठीक है। उसके बाद ये पर्पटी कितनी होती है, तो ये लगभग 35 किलोमीटर होती है महाद्वीपों में, और महासागरों में होती है 5 किलोमीटर गहरी, ठीक है। उसके बाद ये जो मेंटल है, ये मेंटल कितना होता है, तो ये 2900 किलोमीटर के लगभग होता है, 2900, ठीक है। यहाँ लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप समझ जाइएगा दोस्तों, 2900 किलोमीटर, ठीक है। इतना गहरा होता है मेंटल। उसके बाद अगर हम क्रोड की बात करें तो ये लगभग कितना होता है, तो 3500 यानी 3500 किलोमीटर गहरा होता है। इसको आप पूरी तरह से ध्यान से देखें और याद कर ले अभी ही, ठीक है। और इसमें एक और बात बताई गई थी कि ये जो पर्पटी है दोस्तों, पर्पटी एक महासागर की ओर होता है, एक महाद्वीप में भी होता है। तो महासागर में ये जो पर्पटी होता है
इस परपटी में सिलिका और मैग्नीशियम होता है, इसलिए इसको सी कहा जाता है। और जो महाद्वीप में जो परपटी होता है उसमें सिलिका और एल्यूमिना होता है, इसलिए उसको Cl बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो टॉपिक है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे सेकंड टॉपिक, शैल एवं खनिज। तो दोस्तों यहाँ लिखा है, यहाँ पे हम पहले हाईलाइट कर लेते हैं, शैल एवं खनिज। दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। अच्छा, ये जो शैल है वो क्या है? तो शैल एक तरह से ना पत्थर है, ठीक है, चट्टान है, जिसको हम लोग शैल कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि पृथ्वी का जो परपटी है, जमीन है, उसको बनाने वाला जो भी हम लोग को फंडामेंटल पार्ट मिलता है उसको हम लोग शैल कहते हैं। ठीक है, मतलब आप सीधा समझिए, वो चट्टान है एक तरह का। ठीक है, जो आप अपने आसपास देखते हैं। देखिए यहाँ पे शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। आकार मतलब उसका साइज बड़ा छोटा हो सकता है, उसका रंग अलग अलग हो सकता है, उसका गठन मतलब कंपोजिशन अलग अलग हो सकता है, कि इतनी मात्रा में ये उसमें मिला है, इतनी मात्रा में और भी कोई चीज़ मिला है, इतनी मात्रा में कुछ और मिला है। इस तरह से उसका गठन हो सकता है, कंपोजिशन हो सकता है। ठीक है, अब देखिए शैल कितनी प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है यहाँ पे बोला जा रहा है। सबसे पहले आग्नेय शैल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इग्नियस रॉक। दूसरे नंबर में है अवसादी शैल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। तीसरे नंबर में है कायांतरित शैल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, और यहाँ सबसे पहले आपको बताया गया है कि द्रवित लावा या द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है और इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए, जो ज्वालामुखी फटता है तो पृथ्वी के अंदर से बहुत सारा द्रवित लावा निकलता है, द्रवित मैग्मा निकलता है। यहाँ देखिए, आपको जूम करके मैं दिखा देता हूँ। ये सब जो है ना ज्वालामुखी का फोटो है, ये देखिए ये सब। तो पृथ्वी के अंदर से इस तरह से मैग्मा निकलता है, और जब मैग्मा बाहर निकलता है तो फिर ये अभी तो गर्म है, लेकिन बाद में ये ठंडा हो जाएगा, और जब ठंडा हो जाएगा तो ये चट्टान बदल जाता है। ठीक है, और जब ये चट्टान में बदल जाएगा तो इसी को हम लोग इग्नियस रॉक बोलेंगे। ठीक है, अब ये इग्नियस रॉक जो है वो कभी कभी ये लावा ज़मीन के बाहर निकल करके बनता है, और कभी कभी ज़मीन के अंदर ही ठंडा हो जाता है, तो उसको हम लोग, वो भी इग्नियस रॉक है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है और इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी शैल और बहिर्भेदी शैल। तो मैंने जो आपको बताया कि ये जो वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, मतलब ज्वालामुखी फट रहा है और यहाँ से जो लावा बाहर निकल रहा है, अब बाहर निकल के जो ठंडा हो रहा है और जो पत्थर बन रहा है उसको हम लोग बहिर्भेदी शैल बोलते हैं, और जो अंदर ही ठंडा हो जा रहा है और अंदर ही चट्टान बन जा रहा है उसको हम लोग अंतर्भेदी शैल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे और एक चीज़ बताया जा रहा है कि क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? यहाँ पे आपको कल्पना करने के लिए कह रहा है। यहाँ बोल रहा है वास्तव में आग की तरल लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है। ठोस मतलब कठोर हो जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट। बेसाल्ट एक तरह का टाइप है बहिर्भेदी आग्नेय शैल का। दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है। हम लोग का जो इंडिया का मैप है उसमें जो महाराष्ट्र गुजरात वाला इलाका है वो आपका दक्कन पठार, मतलब महाराष्ट्र वाला एरिया मेनली आपका दक्कन पठार में आता है। और ये दक्कन पठार जो है ना वो इसी तरह के बहिर्भेदी आग्नेय शैल से बना है जो बेसाल्ट है। ठीक है,
कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है ये लावा, और इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। मैंने बताया कि ये जो वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, मान लीजिए कि अंदर ही ठंडा हो गया और अंदर ही शैल बन गया, तो इससे क्या होगा, इसको हम लोग बोलेंगे अंतर्वेदी आग्नेय शैल। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का उदाहरण है। ग्रेनाइट पत्थर जो है वो लावा के अंदर ही ठंडा हो जाने से बन जाता है। ठीक है, अब देखिए, लेई या मसालों के दानों की चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वो ग्रेनाइट। अच्छा, आप जो सिलहेट लोरहा देखें अपना घर में, वो ग्रेनाइट पत्थर का ही बनता है, जो बहुत मजबूत होता है। ठीक है, जो अंतर्वेदी आग्नेय शैल है। अब देखिए यहाँ पे और क्या बोल रहा है कि शैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, और इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। जो पत्थर है ना, वो लुढ़क के या चटक के एक दूसरे से टकरा के टूट जाता है और छोटे छोटे टुकड़े में बंट जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं अवसाद। ठीक है, अब ये अवसाद जो है वो हवा से, जल से, या फिर मान लो हवा बह रही है तो उड़ के चल गया, पानी बह रहा है बरसात का सीजन में तो पानी से चला गया। इस तरह से मतलब किसी स्थान पे जमा हो जाता है, और जमा होने के बाद वो बहुत समय में कठोर हो जाता है और एक चट्टान जैसा परत बन जाता है। इसको हम लोग अवसादी शैल बोलते हैं। इसका अगर आपको फोटो देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी शैल। इसमें आपको परत भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेडिमेंट्री रॉक यानी अवसादी शैल क्या होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। ठीक है, बलुआ पत्थर जो है वो एक अवसादी पत्थर है, अवसादी शैल है जो रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहे हैं उनके जीवाश्म भी हो सकते हैं। अच्छा, इसमें ना कभी कभी कोई जीव जंतु भी दब जाता है और वो वहीं पे रह जाता है, और बहुत समय के बाद टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने से वो खनिज में बदल जाता है, और ये क्या बोलते हैं, जो पेट्रोलियम होता है ना, हम लोग को यहाँ से भी मतलब मिलता है। जो जीवाश्म रह जाता है वहाँ पे, जीवाश्म का मतलब है जो जीवित जंतु रहता है या पेड़ पौधा जो इन पत्थरों के बीच में दब जाता है, और बहुत समय के बाद क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से और प्रेशर बढ़ने से ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और वो जो जीव इसमें फंसा था वो पेट्रोलियम में तब्दील हो जाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में भी परिवर्तित हो सकती है। अच्छा, जो शैल है, जो मतलब मान लो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया, तो वो ना अपना कंपोजिशन बदल देता है, वो जो पत्थर है, और वो अवसादी शैल न रह के अब कायांतरित शैल बन जाता है। जब वो अपना कंपोजिशन बदल देता है तो उसको मेटामॉर्फिक रॉक हम बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देखिए, चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। जो चिकनी मिट्टी है उस स्लेट में परिवर्तित हो जाता है, जो चूना पत्थर है उस संगमरमर बन जाता है। टेम्परेचर और प्रेशर जब बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो जब बदल जाता है, चूना पत्थर मान लीजिए संगमरमर हो गया, तो संगमरमर अब क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक ना रह करके जो चूना पत्थर है, संगमरमर जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक हो गया, यानी वो कायांतरित शैल हो गया। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए पिट्ठू हो गया, उसके बाद स्टापू हो गया, कित-कित हो गया, गिट्टी खेलना। ठीक है, आप अपने दादा दादी से, माता पिता से, पड़ोसियों से पूछ के कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त कीजिए और बताइए, बोल रहा है। तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको ठीक से समझ में आया होगा। उसके बाद मैं आपको और एक चीज़ बताने जा रहा हूँ जो इस टॉपिक का लास्ट मतलब कॉन्सेप्ट होने वाला है, तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ जो ये लाल किला बना हुआ है, ये लाल किला का फ़ोटो है, ये ताजमहल का फ़ोटो है। ये लाल किला जो है वो बलुआ पत्थर से बना हुआ है, और ये संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है ये ताजमहल। ठीक है, अब यहाँ आपको बताया गया है कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से
एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है, मेनली मैं आपको बता देता हूँ क्या है। यहाँ ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से मैग्मा निकल रहा है, और मैग्मा जो निकल रहा है उससे मैग्मा जब ठंडा हो रहा है तो क्या बन रहा है, आग्नेय सेल पहले नंबर पे, ठीक है। अच्छा, इससे आग्नेय सेल से क्या बन रहा है, आग्नेय सेल से दो चीज़ें बन सकती है। अगर ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गया आग्नेय सेल तो ये वापस मैग्मा बन जाएगा, ठीक। लेकिन अगर ये टूट गया छोटे छोटे टुकड़ों में तो देखिए अवसाद बन गया। अब इन अवसादों से क्या हो सकता है, ये आग्नेय सेल अवसादी सेल बन सकता है, ठीक है। ये दूसरे नंबर पे बनेगा, ठीक है, अवसादी सेल बन जाएगा। अब ये अवसादी सेल जो है, अच्छा ये कायांतरित सेल अवसादी सेल भी बन सकता है। मैग्मा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तो मैग्मा बन सकता है, या इसमें टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ गया तो ये कायांतरित सेल भी बन सकता है, ठीक है। अगर ये टूट फूट गया तो अवसादी सेल बनेगा। अब ये अवसादी सेल के साथ क्या होगा, तो अवसादी सेल मान लो टूट फूट गया तो फिर से ये अवसादी सेल ही रहेगा। लेकिन अवसादी सेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तो ये वापस मैग्मा भी बन सकता है। लेकिन इसको टेम्परेचर और प्रेशर इतना मिला कि वो कायांतरित सेल में बदल जाए तो ये कायांतरित सेल में भी बदल सकता है। अब ये कायांतरित सेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, मैग्मा। अब ये मैग्मा से वापस इग्नियस रॉक बनेगा, आग्नेय सेल। तो इस तरह से ना चक्र चलते रहता है, ठीक है। तो ये आपको पता चला होगा, ठीक है। देखिए, एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने से इस प्रक्रिया को हम लोग सेल चक्र कहते हैं। मतलब ये एक सेल से दूसरे सेल में मतलब चेंज होते रहता है, इसलिए इसको हम लोग सेल चक्र बोलते हैं, इसको रॉक साइकिल बोलते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है, ठीक है, सही बात है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं, मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद यहाँ ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। उसके बाद देखिए, अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है, और चित्र 2.4 में दिया गया है। तो ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि शैल विभिन्न खनिजों से बनी है, और खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं। तो सही बात है, इसको समझाने वाला तो कुछ है नहीं, जिसका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। मतलब देखिए, जैसे चाय हो गया और कोई शरबत हो गया, दोनों अलग अलग है, ठीक है। मतलब 2-3 आपके पास शरबत है मान लीजिए अलग अलग, तो किसी में आम मिला हुआ है, किसी में बनाना मिला हुआ है, किसी में पपाया मिला हुआ है, ठीक है, किसी में स्ट्रॉबेरी मिला हुआ है। तो मान ली तीनों चारों है जूस ही, लेकिन चारों में कंपोजिशन अलग है, किसका, फ्रूट्स का, ठीक है। उसी तरह से ये शैल होती हैं, लेकिन शैल में जो खनिज होते हैं ना वो अलग अलग पाए जाते हैं, और ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। उसी को बोला गया है कि यहाँ एक निश्चित गुण धर्म होता है शैल का, ठीक है, और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। इसी वजह से हम लोग शैलों को बाइफरगेट भी कर पाते हैं, ठीक है। देखिए, खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला हो गया। कोयला भी एक पत्थर है। जब जीवाश्म नहीं बोलेंगे, जैसे पेड़ पौधों के फोसिल्स बहुत ज़्यादा गहराई में चल जाते हैं, और ताप और दाब के कारण बहुत समय के बाद, हजारों सालों के बाद क्या होता है कि उसमें परिवर्तन आना शुरू होता है, और वो जो पेड़ पौधा जो नीचे दब गया था अंदर ज़मीन में, वो इस तरह के शैल में बदल जाता है, जिसको हम लोग कोयला कहते हैं, ठीक है। अब इस कोयले का उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है। प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। देखिए, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये भी हमें अवसादी शैलों से मिलता है। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम। इसका हम लोग उद्योग में भी करते हैं, फैक्ट्री में इसका यूज़ करते ही करते हैं।
उर्वरक के रूप में भी कभी कभी हम लोग यूज़ करते हैं और औषधि के रूप में भी। ठीक है, यहाँ जो क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। यहाँ पे आपको छोटे छोटे ब्रैकेट्स, यहाँ पे बॉक्सेस में कुछ कुछ दिया गया है। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी है और 84% मेंटल एवं 15% क्रोड है। ठीक है, अब पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? अगर हम पृथ्वी के ऊपर है और हम लोग गहराई से पृथ्वी के गहराई में चले जाएं तो कितना उसका गहराई है? 6371 किलोमीटर। ठीक है, अब पर्पटी तो 1 ही प्रतिशत है, मेंटल 84% है और क्रोड 15% है। ठीक है, जीवाश्म किसको बोलते हैं? तो शैलों की परत में जो दबे हुए मृत पौधे और जंतु जो होते हैं ना, उसको हम लोग, उसके जो अवशेष होते हैं उसको हम लोग जीवाश्म बोलते हैं। ठीक है, इग्नियस क्या है? देखिए, इग्नियस का मतलब होता है आग्नेय शैल। ठीक है, लेकिन ये एक लैटिन शब्द इग्निस से निकला हुआ है जिसका मतलब क्या होता है? अग्नि। ठीक है, सेडिमेंट्री एक लैटिन शब्द सेडिमेंटम से निकला हुआ है जिसका अर्थ होता है स्थिर। मेटामॉर्फिक एक ग्रीक शब्द से निकला हुआ है मेटामॉर्फोस से, जिसका मतलब होता है रूप परिवर्तन। ठीक है, तो ये सब हमें कभी कभी जानते रहना चाहिए। यहाँ पे एक और बात बताई गई है कि विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक तो खोद चुके हैं। ठीक है, विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ पे है? सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में और इसकी गहराई 4 किलोमीटर तक है। ठीक है, खान और तेल के लिए जो पाइप लगाया जाता है वो 6 किलोमीटर तक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है पृथ्वी के केंद्र तक पहुँचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा, तब आप पहुँचेंगे पृथ्वी के बीचों बीच। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमने इस चैप्टर के दोनों टॉपिक्स को कवर किया और कल के वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।